दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि जानते हैं आज संडे था, तो आज सुबह से तो कोई वीडियो नहीं मिली आपको। इस समय मैंने आपके लिए एक नई वीडियो की शुरुआत की है और वह है साप्ताहिक करंट अफेयर्स। जो आप जानते हैं कि हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसमें से भी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले सप्ताह के और जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसे प्रश्नों को हमने छांट के अलग कर लिया है। और चूंकि एक बार इन प्रश्नों के बारे में हम बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों को केवल दोहराते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए जल्दी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को केवल दोहराते हुए निकल चलते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला जो प्रश्न है वह है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की नेचुरल गैस की खपत कितने प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है? तो आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत की नेचुरल गैस की खपत कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन है 30%, 40%, 50% और 60%। तो कितने प्रतिशत भारत की नेचुरल गैस की खपत बढ़ने वाली है वर्ष 2030 तक? तो यह बढ़ने वाली है 60% तक। ठीक है ना? तो वर्ष 2030 तक भारत की जो नेचुरल गैस की खपत है वह 60% तक बढ़ जाएगी, और ऐसा कहना है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। ठीक है ना? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट है। ठीक है ना? अब देखिए भारत का जो टारगेट है ना वह भी है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक भारत जो है 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी को बढ़ा करके, गैस की हिस्सेदारी हिस्सेदारी जो अभी 6% है, मात्र 6% है, तो इसे बढ़ा 6% से बढ़ाकर बढ़ाकर 15% करना चाहता है। ठीक है, 15% करने वाला है। ठीक है ना? तो देखिए 2030 तक भारत अपने ऊर्जा मिश्रण में जो गैसों की हिस्सेदारी है उसे 6 से बढ़ाकर 12% तक करने की संभावना है। ठीक है, 12% तक करना चाहता है। तो देखिए टोटल जो गैस की 2030 तक भारत की जो नेचुरल गैस की खपत है वह 60% हो जाएगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2025 में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने? आपको बताना है कि वर्ष 2025 में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने। तो ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी है लियोनल मेसी, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी है रोजर फेडरर। तो बताइए कि वर्ष 2025 में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने थे? तो वह बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है ना? अब देखिए इन सारे प्रश्नों के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, तो खाली इन प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, तो इसे रिवीजन करते हैं। ठीक है ना? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन थे? कौन है? तो यह है पुर्तगाली फुटबॉलर। कौन है? पुर्तगाली फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इन्हें जो है वर्ष 2025 में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट घोषित किया गया है। ठीक है ना? चलिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हाल ही में नई दिल्ली में 16 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाला आदि महोत्सव 2025, इसका उद्घाटन किसने किया? तो आपको बताना है कि नई दिल्ली में 16 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाला जो आदि महोत्सव है वह उसका उद्घाटन किसने किया? तो देखिए उसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है ना? तो इसे याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। अब देखिए प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है ना? तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया? तो पीएम मोदी ने हाल ही में संवाद जो वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल है, ये कार्यक्रम हुआ था, यह किस देश में हुआ जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया? तो ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो बताइए ये संवाद कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो देखिए संवाद एक वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल है और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वह हुआ था थाईलैंड में। ठीक है ना? थाईलैंड में हुआ था और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, इसे याद रखिएगा।
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल, और जिसे संवाद के नाम से जानते हैं, और यह पीएम मोदी ने इसे संबोधित किया। यह कार्यक्रम हुआ थाईलैंड में। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, मागा और मीगा की अवधारणा का संबंध किन दो देशों से है? तो अभी हाल ही में आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने ये मागा और मीगा शब्द दिया। ठीक है ना, तो मागा और मीगा का संबंध जो है वह भारत और अमेरिका से है। अब देखिए मागा का फुल फॉर्म क्या है, देख लेते हैं। देखिए मागा, मागा का फुल फॉर्म क्या है? मेक अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मागा का फुल फॉर्म है। और मीगा का फुल फॉर्म, मीगा का फुल फॉर्म क्या है? मेक इंडिया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ग्रेट अगेन। ठीक है, तो ये मीगा का फुल फॉर्म है। तो मागा और मीगा ये दोनों शब्द मोदी जी ने दिए कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, तो मागा का फुल फॉर्म मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मीगा का फुल फॉर्म है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो इसे याद रखिएगा, मागा और मीगा शब्दों का संबंध किससे है? भारत और अमेरिका से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? आपको बताना है कि हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया है, किसने जारी किया है? तो ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, और ऑप्शन डी है एशियाई विकास बैंक। तो बताइए फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, कभी कभी रिपोर्ट का नाम ही पूछ लिया जाता है। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 यह किसने जारी किया? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसे WEF के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इसे WEF के नाम से भी जाना जाता है। देखिए विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 को हुई थी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, और इसी ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। ठीक है ना, चलिए अब आज के 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया के जंगलों में बहुत भीषण आग लग गई थी और हॉलीवुड तक उससे प्रभावित हो गया था। ठीक है, तो वहां पे जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए एक अग्निरोधी का प्रयोग किया गया जिसका रंग गुलाबी था। ठीक है ना, तो इसे गुलाबी अग्निरोधी के नाम से जाना जाता है। अब आपको यह बताना है कि इस गुलाबी अग्निरोधी का जो मुख्य तत्व था वो कौन सा था? ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपको बताना है कि गुलाबी अग्निरोधी का जो मुख्य तत्व है वह कौन सा है। तो देखिए गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व है अमोनियम फास्फेट। ठीक है ना, अमोनियम फास्फेट यह जो है अग्निरोधी के कार्य में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग मुख्यतः जो है जंगल की आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें बहुत डिटेल से इसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, कि अमोनियम फास्फेट किस प्रकार से, अमोनियम फास्फेट और अमोनियम सल्फेट भी यही कार्य करता है। ठीक है, इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है और इसका रंग गुलाबी क्यों होता है, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि इसे जो है जब किसी जंगल में आग लगती है तो इसे जो है हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जंगल पे गिराया जाता है जहां आग लगी होती है उस हिस्से में, और वो दिखाई दे इसलिए इसमें गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है, इसका कलर गुलाबी होता है। ठीक है ना, और बाकी इसमें मुख्य जो घटक होता है वह अमोनियम फास्फेट होता है या अमोनियम सल्फेट होता है। ठीक है, अमोनियम फास्फेट या अमोनियम सल्फेट इसका मुख्य घटक होता है। और ये क्या करता है कि जब लकड़ियों पर गिरता है, जहां भी यह गिरता है तो उधर जो है
जैसे मान लीजिए किसी लकड़ी पर अमोनियम फास्फेट का लेप गिरा तो वह लकड़ी को ठंडा कर देता है। जब आग उसके संपर्क में आती है तो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, ठीक है। और जिस क्षेत्र में इसे डाला जाता है वहां थोड़ा सा ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि गुलाबी अग्निरोधी का जो मुख्य घटक था वह था अमोनियम फास्फेट, ठीक है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। कौन सा है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 रिपोर्ट पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पांचवा और ऑप्शन डी है छठा, ठीक है। तो बताइए क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 जो रिपोर्ट है यह किसने जारी की? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 किसने जारी किया, या क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह संस्था है जर्मन वाच, ठीक है। याद रखिएगा जर्मन वाच के द्वारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है जारी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको बताना है इसमें कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत इस मामले में किस स्थान पे है। तो भारत का स्थान आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का स्थान है वह छठा स्थान है, ठीक है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है, ठीक है। इसे जलवायु जोखिम सूचकांक भी कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक के नाम से भी इसे जानते हैं और इसमें जो भारत का स्थान है वह छठा स्थान है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला स्थान किसका है यह भी जान लेते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक या क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में पहला स्थान है डोमिनिका का, ठीक है। पहला स्थान किसका है? डोमिनिका का है, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है चाइना का, ठीक है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पे है डोमिनिका और दूसरे स्थान पे है चाइना, ठीक है ना। अब देखिए भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? वह छठा स्थान है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको और डिटेल से जानना है तो आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में जाइए और 18 फरवरी की करंट अफेयर्स में यह पूरा डिटेल से हमने बताया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है हाल ही में कहां पर आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है कि कहां पर आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पुदुचेरी और ऑप्शन डी है गांधीनगर गुजरात। तो बताइए कहां पर वय वंदना योजना का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो देखिए आयुष्मान वय वंदना योजना इसका जो आधिकारिक उद्घाटन है वह किया गया है पुदुचेरी में, ठीक है ना। और मैंने उस समय भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयुष्मान वय वंदना योजना का जो आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है वह कहाँ हुआ है? पुदुचेरी में किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आयुष्मान वय वंदना योजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से ध्यान से देखिएगा 70 वर्ष से अधिक आयु के 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा? आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू कब हुई? शुरुआत में देखिए यह है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके पहले शुरू हुई थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यह कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी वर्ष 2017 में,
यह कब शुरू हुई थी? वर्ष 2017 में शुरू हुई थी। और इसमें क्या व्यवस्था थी? इसमें जो व्यवस्था थी कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देना। अब देखिए दोनों में अंतर देखिएगा, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई और इसका उद्देश्य है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन देना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आयुष्मान, ये कौन सी योजना है? यह योजना है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। वय वंदना, कंफ्यूजन न रहे इसलिए मैं इसको डिटेल से बता दे रहा हूं। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो इन दोनों योजनाओं के बारे में आप जानिएगा, ठीक है, कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में क्या है और आयुष्मान भारत वय वंदना योजना में क्या है। इन दोनों के अंतर को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। इसे आवश्यकता पड़े तो नोट भी कर लीजिएगा, अन्यथा आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी एशिया के टॉप अमीर परिवारों की लिस्ट में शीर्ष स्थान किस परिवार को मिला है? ठीक है, तो वर्ष 2025 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जारी होती है और उसके अनुसार एशिया के टॉप अमीर परिवारों की लिस्ट में शीर्ष स्थान किस परिवार को रखा गया है? तो ऑप्शन ए है अंबानी परिवार भारत, ऑप्शन बी है चिरावनांट परिवार थाईलैंड, ऑप्शन सी है हर्टोनो परिवार इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है मिस्त्री परिवार भारत। तो बताइए कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के टॉप अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन सा परिवार पहले स्थान पे है? तो देखिए अंबानी परिवार भारत यह पहले स्थान पर है, ठीक है। एशिया के टॉप अमीर परिवारों में अंबानी परिवार जो है भारत का वह टॉप स्थान पे है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो अंबानी परिवार की टोटल नेटवर्थ है वह है 90.5 बिलियन, ठीक है। 90.5 बिलियन नेटवर्थ जो है ब्लूमबर्ग ने बताया है, ठीक है। अब देखिए अंबानी के बाद कौन परिवार आता है? अंबानी के परिवार आता है मिस्त्री परिवार, ठीक है। मिस्त्री परिवार आता है, कौन सा मिस्त्री परिवार? साइरस मिस्त्री परिवार। फिर आता है जिंदल परिवार, फिर तमाम परिवार है, ठीक है। आपको बस इतना जानना है कि एशिया के टॉप अमीर परिवारों की लिस्ट में सबसे अमीर परिवार अंबानी परिवार को घोषित किया है किसने? ब्लूमबर्ग ने, ठीक है ना। चलिए आज के 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया है? आपको बताना है कि आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलकर के स्वदेशी अंतरिक्ष चिप, ठीक है, यह भी याद रखिएगा स्वदेशी अंतरिक्ष चिप है ये, और यह किसके साथ मिलकर विकसित किया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है IIT कानपुर और ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। तो जल्दी से बताइए कि आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलकर के स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS का विकास किया है? तो वह मिला है आईआईटी मद्रास ने इसरो के साथ मिलकर के इसका विकास किया है। देखिए ये प्रश्न आपको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष चिप का क्या नाम है? ठीक है, यह प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष चिप का क्या नाम है? तो उसका नाम है IRIS, ठीक है ना। अब यह पूछ सकता है कि इसरो और IIT मद्रास के सहयोग से निर्मित भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष चिप का क्या नाम है? तो वह है IRIS, ठीक है ना। तो IIT मद्रास ने इसरो के साथ मिलकर स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS का विकास किया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आईओसी ने घोषणा की कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 इसका आयोजन कहां किया जाएगा आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है
ओमान, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है ईरान। तो आपको बताना है कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन 2027 में कहाँ किया जाएगा। तो देखिए यह किया जाएगा सऊदी अरब में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। और सऊदी अरब के रियाद में, कहा, सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। कब किया जाएगा? वर्ष 2027 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें स्वर्ण, रजत व कांस्य की ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ट्रॉफी प्रदान की जाती है और केवल उनको प्रदान की जाती है जो शीर्ष क्रम में होते हैं, शीर्ष तीन को, ठीक है ना। तो शीर्ष 3 स्थान पे जो देश रहते हैं सिर्फ उन्हें ही स्वर्ण, रजत तथा कांस्य की ट्रॉफी प्रदान की जाती है, ठीक है ना, ई स्पोर्ट्स गेम में। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है ना, सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको बताना है कि वर्ष 2025 में जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो आप जल्दी से अपने आंसर हमें दीजिए कि वर्ष 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो देखिए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वर्ष 2025 में कौन करेगा? वह करेगा ब्राजील, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, ब्राजील जो है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और देखिए ब्रिक्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल से अपनी वीडियो में बताया है। 19 फरवरी की करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें पहले ही प्रश्न के रूप में मैंने इसे शामिल किया है, तो आप वहां जाके इसे देख लीजिएगा। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया है ब्रिक्स देशों के बारे में, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में जो ब्रिक्स देशों की संख्या वो कितनी हो गई है? वर्तमान में ब्रिक्स देशों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में ब्रिक्स देश कितने हो गए? 11 ब्रिक्स देश हो गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ब्रिक्स देश उसमें शामिल हैं नए और कौन कौन से पुराने थे, इन सब के बारे में मैंने डिटेल से उस वीडियो में बताया है, आप वहां से जाके देख लीजिए। यह क्लास हमारी केवल रिवीजन की है, तो हम जल्दी जल्दी केवल आपको इन प्रश्नों का ध्यान दिलाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्ष 2025 में जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी करेगा ब्राजील, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, किसने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया? अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 10वें अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में, ठीक है ना। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो आयोजन किया गया आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है ना। अब 2 चीजें आपको मिल गई। अब इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, आपको यह बताना है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया, यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सारे प्रश्न आपको याद हो गए। पहला, 10वें अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। इसका आयोजन किसने किया? तो आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल के द्वारा किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। आज का 15वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहां पर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है? आपको बताना है कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो देखिए 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ओमान में, ठीक है, ओमान में किया गया है। और भारत की तरफ से कौन गया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया, ठीक है ना। तो यह भी याद रखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया और इसे संबोधित भी किया, ठीक है ना। अब देखिए ओमान के मस्कट में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। कभी हो सकता है कि आपको ओमान न दे, तो ओमान के मस्कट में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, यह भी देख लेते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन की
सम्मेलन की शुरुआत, हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 2016 में। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? कब से हुई थी? वर्ष 2016 में हुई थी इसकी शुरुआत। और कहाँ से हुई थी यह भी बता देते हैं। तो कहाँ पहली बार हुआ था हिंद महासागर सम्मेलन? तो वह हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, सिंगापुर में हुआ था। अब देखिए वर्ष 2025 के हिंद महासागर सम्मेलन की थीम भी देख लेते हैं। 2025 की थीम है समुद्री साझेदारी के, समुद्री साझेदारी, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। ठीक है, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, ये है वर्ष 2025 की हिंद महासागर सम्मेलन की थीम। ठीक है ना, यह 8वां हिंद महासागर सम्मेलन था। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की गई? आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत की शुरुआत की गई, खेत अभियान की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब। तो बताइए कि किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की गई है हरियाणा राज्य में। ठीक है ना, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मिट्टी की जांच करना, कृषि भूमि जो है उसकी मिट्टी की जांच करना। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होगा कि किसानों की जो मृदा है उसके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और उन्हें जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। और मिट्टी की जो उर्वरता है, जो उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन है, वह सब इसी जांच से पता चलेगा। ठीक है, तो मिट्टी के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत की है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब जब मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच हो जाएगी और पता चल जाएगा कि इनमें किन पोषक तत्वों की अधिकता है, किन की कमी है, तो उस हिसाब से कृषक को जो है ऐसा एडवाइस दिया जाएगा, उसे गाइड किया जाएगा कि किन तत्वों को, किन उर्वरकों को वह अपने खेत में प्रयोग करे। उस हिसाब से फिर उसकी जो उत्पादकता है, उसकी भूमि की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। ठीक है ना, अब चलिए आज के 17वें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है अरुंधति राय और ऑप्शन डी है अरुण शौरी। तो आपको बताना है कि द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, तो सावरकर के बारे में जिन्हें नया आइकन बना दिया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, उनके बारे में यह पुस्तक लिखी गई है और यह पुस्तक लिखी है अरुण शौरी ने। ठीक है ना, अरुण शौरी एक लेखक हैं, पत्रकार हैं, यह नेता भी रहे हैं, बीजेपी सरकार में ही मंत्री रहे हैं। ठीक है, और इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने क्या किया है? वीडी सावरकर की आलोचना की है। ठीक है, वीडी सावरकर की आलोचना, आलोचना इस पुस्तक में वीडी सावरकर की आलोचना की गई है। ठीक है, और वर्तमान जो सरकार है वह वीडी सावरकर के जो सिद्धांतों को मानने लगी है, उसको लेकर भी इसमें तर्ज किया गया है। ठीक है ना, अब देखिए जो अरुण शौरी हैं, इन्हें वर्ष 1982 में, 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इन्हें 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? खोजी पत्रकारिता के लिए, खोजी पत्रकारिता के लिए इन्हें 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है और 1990 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, तो ये कोई हल्के व्यक्ति नहीं है, इन्होंने यह किताब लिखी है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। 18वां प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस टेनिस खिलाड़ी पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया है? आपको बताना है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस टेनिस खिलाड़ी पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन ए है ईगा स्विटेक, ऑप्शन बी है आर्यना सबालिंका, ऑप्शन सी है जैनिक सिनर और ऑप्शन डी है लिएंडर पेस। तो किन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया है डोपिंग रोधी एजेंसी ने? ठीक है, तो लगाया है जैनिक सिनर पे।
ठीक है ना। जेनिक सिनर पे 3 महीने का प्रतिबंध लग गया है और यह जो है इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। और एक और खास बात ये है कि जेनिक सिनर ने वर्ष 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था, ठीक है। वर्ष 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था, ठीक है। खिताब जीता था किसने? जेनिक सिनर ने। यह इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन पर कितने 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है और उसकी शुरुआत भी हो गई है 9 फरवरी 2025 से। 9 फरवरी से लेकर के 4 मई 2025 तक इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं 19वां प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार को। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि विवेक जोशी को जो है एक सहायक चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक जोशी कौन है? यह है हरियाणा के मुख्य सचिव, ठीक है। अब देखिए, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंधित जो नियम था उस नियम में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो नए नियम के अनुसार ज्ञानेश कुमार नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है ना। तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने नए नियम के तहत नियुक्त होने वाले ज्ञानेश कुमार पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। और मैंने जो है डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की है, जो यहाँ संभव नहीं है। आप चाहें तो डेली करंट अफेयर्स की जो 20 फरवरी की वीडियो है वहां से जाके आप इन तथ्यों को देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज का 20वां प्रश्न देखते हैं। कतर देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 17 से 18 फरवरी 2025 को किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो देखिए, कतर के अमीर शेख थे तमीम बिन अहमद अल थानी और वो 17 और 18 फरवरी 2025 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए। अब देखिए, इन अमीर हैं, राजा साहब हैं, तो इनकी डेट भी याद रखिएगा, 17-18 फरवरी 2025 को यह भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है ना। अब इनकी इंपॉर्टेंस का पता इसी से चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या है? प्रधानमंत्री मोदी इनकी आगवानी के लिए स्वयं एयरपोर्ट गए थे, ठीक है। स्वयं एयरपोर्ट गए थे, ठीक है। तो वहीं पे इनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो कतर देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ये जो है 17 और 18 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा पर रहे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 21वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए है बीसीसीआई, ऑप्शन बी है आईसीसी, ऑप्शन सी है ईसीबी और ऑप्शन डी है सीए। तो बताइए, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा, ठीक है ना। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आईसीसी के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको पता है कि वर्तमान में आईसीसी प्रमुख कौन है? तो आईसीसी प्रमुख है जय शाह, ठीक है। तो जय शाह के द्वारा एक्स पर, यानी ट्विटर जो पहले हुआ करता था, वह एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? जब अहमदाबाद में, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम, किसके बीच? भारत व इंग्लैंड के बीच तीसरे और अंतिम मैच की पूर्व संध्या पर इसे लॉन्च किया गया। और इसका जो टैगलाइन है, अंगदान करें जीवन बचाएं, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स,
इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, इस पहल का आयोजन तो आईसीसी के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लगा देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, आईसीसी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 22वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र आरंभ किया। तो देखिए, एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र आरंभ किया गया है, और जिसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरंभ किया है उसका नाम है सृजनम। इसे याद रखिएगा। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। ठीक है, बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का 23वां प्रश्न है, 18 से 19 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाला दूसरा राज्य जल मंत्री सम्मेलन भारत के किस शहर में होगा। ठीक है, तो यह 18 से 19 फरवरी 2025 के बीच आयोजित होगा, और यह दूसरा राज्य जल मंत्री सम्मेलन है, इस बात को याद रखिएगा। इसका आयोजन किस शहर में होगा, तो देखिए इसका आयोजन होगा उदयपुर शहर में। ठीक है ना, राजस्थान के उदयपुर शहर में दूसरा राज्य जल मंत्री सम्मेलन होगा। ठीक है, 18-19 फरवरी को संपन्न हुआ है ये। और देखिए, यह जो राज्य जल मंत्री सम्मेलन है, इसका आयोजन कौन करता है, तो इसका आयोजक है राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन व जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, वह जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय जल मिशन व जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, अब इसका विषय ध्यान लेते हैं कि दूसरे राज्य जल मंत्री सम्मेलन का जो विषय है वह क्या है, तो इसका विषय है भारत @ 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। क्या है, एक जल सुरक्षित राष्ट्र, एक जल सुरक्षित राष्ट्र। ठीक, तो भारत 2047, भारत @ 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र, ये दूसरे राज्य जल मंत्री सम्मेलन का विषय है। ठीक है ना, अब चलिए देखिए दूसरा राज्य जल मंत्री सम्मेलन कहाँ हो रहा है, उदयपुर में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा, मैं पहले से इसे बता दे रहा हूं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का 24वां प्रश्न है, बार्सिलोना में आयोजित हाफ मैराथन में युगांडा के धावक जैकब किपलिमो ने कितने मिनट में दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए बार्सिलोना में आयोजित हुआ है, हाफ मैराथन है। ठीक है ना, यानी पूरा मैराथन नहीं, हाफ मैराथन में क्या होता है कि 21 किलोमीटर की दूरी होती है, हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, 21 किलोमीटर दूरी हाफ मैराथन में होती है, और इसे युगांडा के धावक जैकब किपलिमो ने कितने मिनट में दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो देखिए 56 मिनट में दौड़ करके युगांडा के धावक जैकब किपलिमो ने 21 किलोमीटर की दूरी 56 मिनट 42 सेकेंड, इसमें हम 42 सेकेंड भी लिख देते हैं, 56 मिनट 42 सेकेंड में इन्होंने इसे दौड़ा और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है ना, तो हाफ मैराथन में जो बार्सिलोना में आयोजित हुआ उसमें युगांडा के धावक जैकब किपलिमो ने 56 मिनट 42 सेकेंड में 21 किलोमीटर की दूरी तय करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं आज के 25वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 25वां प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड 2025 में गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। आपको बताना है कि बाफ्टा अवार्ड 2025 में गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो ऑप्शन ए है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑप्शन बी है एमिलिया, ऑप्शन सी है कॉन्क्लेव, और ऑप्शन डी है एनोरा। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए बाफ्टा अवार्ड 2025 में गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है वह एमिलिया को मिला है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। भारत की तरफ से पायल कपाड़िया की एक फिल्म गई थी जिसे ऑल वी इमेजिन एज लाइट के नाम से जानते हैं। ये किसकी है, पायल कपाड़िया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बाफ्टा अवार्ड में भारत की कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई थी, तो उसके निर्देशक कौन है, तो यह पायल कपाड़िया की फिल्म थी जिनकी फिल्म का नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसने पुरस्कार नहीं जीता है, ये जीत नहीं पाई पुरस्कार, बल्कि एमिलिया ने गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए इसमें एनोरा दिया, एनोरा कौन है, यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्हें मिला है। एनोरा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, एनोरा को मिला है। ठीक है ना, ये जो है
इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है एनोरा फिल्म के लिए। और किसे मिला है? मिकी मेडिसन को। मिकी मेडिसन को एनोरा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो कॉन्क्लेव है, कॉन्क्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार मिले हैं। इसको कितने पुरस्कार मिले हैं? 4 पुरस्कार मिले हैं, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो बाफ्टा है, बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए बाफ्टा, बाफ्टा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है। ये बाफ्टा का फुल फॉर्म है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? बाफ्टा की स्थापना हुई थी 1947 में, ठीक है। तो याद रखिएगा बाफ्टा पुरस्कार वर्ष 2025 का गैर अंग्रेजी भाषी पुरस्कार दिया गया है एमिलिया को, ठीक है, एमिलिया फिल्म को। और भारत की तरफ से पायल कपाड़िया की फिल्म आल वी इमेजिन एज लाइट उसमें नामांकित हुई थी, लेकिन पुरस्कार जीतने में असफल रही, ठीक है ना। अब चलिए 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जीसीसी नीति 2025 लॉन्च की है? किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या जिसे जीसीसी कहते हैं, जीसीसी नीति लॉन्च की है 2025 की? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है केरल। तो जीसीसी नीति जारी करने वाला जो देश है वह है, जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 लॉन्च की है। और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया है। आप जो है 21 फरवरी की वीडियो में जाएंगे तो वहां मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। मैंने शुरू में ही कहा कि ये रिवीजन की वीडियो है, इसलिए आप तेजी से इसे रिवाइज कर लीजिए जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ठीक है ना। तो पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लागू करने वाला राज्य है वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखते हैं। आज का हमारा 27वां प्रश्न है, हाल ही में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है ना, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक। और इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? आपको बताना है कि हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो बताइए स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक को पहला स्थान मिला है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश अपने प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का स्थान है 5वां। पहले स्थान पे कौन है? कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश का स्थान है 5वां। पिछले वर्ष जो है, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश का स्थान था, पिछले वर्ष यूपी किस स्थान पे था? तो यह 15वें स्थान पे था, ठीक है। तो इसने 10 स्थान की छलांग लगाई और इस समय उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे आ गया है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो कर्नाटक ने प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है ना। चलिए आज के 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 28वां प्रश्न है, हाल ही में 20 से 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है? ठीक है ना। तो 20 से 23 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है, आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, यह आपको बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में 20 से 23 फरवरी के बीच फ्लावर शो का आयोजन होना है, ठीक है ना। अब देखिए नोएडा में शिवालिक पार्क में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। शिवालिक पार्क में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना, फ्लावर शो का आयोजन। और इसकी थीम है, इसकी थीम क्या है यह आपको जानना है। तो इसकी थीम है डिमोर फोर्टिका, डिमोर फोर्टिका इसकी थीम है, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए फूलों की 100 प्रजातियों का यहाँ की प्रदर्शनी होगी, फूलों की 100 प्रजातियों को यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। 100 प्रजातियों को, फूलों की 100 प्रजातियों को यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ रखा जाएगा। तो यह बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है और नोएडा के शिवालिक पार्क में, और इसकी थीम है डिमोर फोर्टिका, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा 29वां प्रश्न है,
किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है? देखिए, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो देखिए, ऑप्शन ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। तो बताइए किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है? तो यह की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। एक चीज आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, इसी दिन यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो योग पुरस्कार है, इसी दिन योग पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना, यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए, किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है? तो वह है आयुष मंत्रालय। ठीक है ना, अब प्रत्येक वर्ष 21 जून को आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन यह पुरस्कार प्रदान भी किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के अंदर चर्चा का विषय मत्स्य 6000 बनी हुई है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए, भारत में इस समय चर्चा में है मत्स्य 6000। ठीक है ना, यह मत्स्य 6000 क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मछली की नई प्रजाति, ऑप्शन बी है पनडुब्बी, ऑप्शन सी है पानी की जहाज और ऑप्शन डी है समुद्री संचार यंत्र। तो बताइए कि भारत में चर्चा में बनी हुई मत्स्य 6000 क्या है? तो देखिए, मत्स्य 6000 है एक पनडुब्बी। ठीक है ना, एक पनडुब्बी है और आपको मैं बता दूं कि यह भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है। ठीक है ना, भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है और इसे जो है 500 मीटर की गहराई पर ले जाकर के इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। ठीक है ना, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इस पनडुब्बी का निर्माण किसके तहत किया गया है? समुद्रयान परियोजना के तहत। ठीक है, समुद्रयान परियोजना। अब समुद्रयान परियोजना का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है गहरे रहस्यों का पता लगाना। ठीक है, गहरे समुद्र के रहस्यों का पता लगाना। ठीक है ना, तो समुद्रयान परियोजना का जो टारगेट है वो क्या है? वह है गहरे समुद्र के रहस्यों का पता लगाना। इसे याद रखिएगा क्योंकि कभी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही समुद्रयान परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है गहरे रहस्यों का पता लगाना, गहरे समुद्र के रहस्यों का पता लगाना। ठीक है ना, अब देखिए, मत्स्य 6000 का निर्माण समुद्रयान परियोजना के लिए हुई है और यह क्या है? यह एक पनडुब्बी है। ठीक है ना, और भारत की चौथी पीढ़ी की पनडुब्बी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? ठीक है, तो किसने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है टेलीग्राम ने, ऑप्शन बी है एक्स ने, ऑप्शन सी है फेसबुक ने और ऑप्शन डी है गूगल ने। तो आपको बताना है कि किसने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है। तो यहाँ एक चीज तो सबसे पहले आप जान जाइए कि उस सबसे बड़े ऑफिस कैंपस का क्या नाम है? अनंत। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस का नाम जो है वो है अनंत। अब यह खोला किसने है? तो देखिए, यह जो भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है गूगल ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। भारत में गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोला है और उसे उसने नाम दिया है अनंत। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में अगर जानना हो तो आप 22 फरवरी की जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ाया था उसको देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है, चूंकि ये मैं सिर्फ दोहराने के लिए ये पेपर पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, तो इसलिए जो है इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको 22 फरवरी का जो डेली का करंट अफेयर्स है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स में क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना होती है उन प्रश्नों को हम बहुत विस्तार से बताते हैं। ठीक है, लेकिन साप्ताहिक करंट अफेयर्स में हम सिर्फ रिवीजन करते हैं ताकि जल्दी से वो सारी चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाए। ठीक है, तो भारत में जो गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस है उसका नाम है अनंत। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अनंत जो है कहाँ खुला है यह भी बता देते हैं। तो गूगल की जो ऑफिस अनंत खोली गई है वह कहाँ खोली गई है? तो वह महादेवपुरा एक जगह है,
महादेवपुरा, और ये जगह कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में महादेवपुरा एक जगह है जहां गूगल ने अपनी सबसे बड़ी ऑफिस अनंत को खोला है। यहाँ कम से कम 5,000 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है। ठीक है ना, 5,000 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था अनंत में है। ठीक है, बैठने की व्यवस्था है। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं। आज का जो 32वां प्रश्न है वह है, हाल ही में किसने अपना नया AI चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एलन मस्क, ऑप्शन बी है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, और ऑप्शन डी है सुंदर पिचाई। तो बताइए हाल ही में किसने अपना नया AI चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है? और यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन मस्क। एलन मस्क ने हाल ही में अपना सबसे बड़ा मतलब अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था इनका AI चैटबॉट, उसका नाम है ग्रॉक 3। ठीक है, इन्होंने इसे एक्स पे लॉन्च किया है। अब देखिए ग्रॉक 3 जो है चैट जीपीटी से इसका वो होगा जो ओपन AI है। ठीक है, उसके बाद जो है चाइना का एक है डीप सीक AI कहाँ का है? डीप सीक है चाइना का, और एक ओपन AI है किसका? यह जो है चैट जीपीटी ओपन AI है। ठीक है ना, इन दोनों से इसका टक्कर होगा एलन मस्क के ग्रॉक 3 का। ठीक है, तो याद रखिएगा इस समय AI का जमाना है। तो हाल ही में किसने अपना नया AI चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस महिला खिलाड़ी को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन यानी BBC द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? ठीक है, आपको बताना है कि भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसे BBC ने इंडियन मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुना है। ठीक है ना, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 चुना है BBC ने, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है मिताली राज, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी है मनु भाकर, और ऑप्शन डी है अवनी लेखरा। तो बताइए किसको जो है BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना है 2024 का? तो वह चुना है मनु भाकर को। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अब देखिए मनु भाकर जो है यह एक ओलंपियन है, और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीता था। ठीक है, 2 पदक जीता था पेरिस ओलंपिक में। एक चीज और ध्यान रखिए, यह क्या है? शूटर है। ठीक है, क्या है? शूटर है, ये शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। ठीक है, तो इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था, इसमें इन्होंने 2 पदक जीता था। एक खास बात और है कि जो मनु भाकर है, मनु भाकर यह भारत की पहली ओलंपियन है, भारत की पहली ओलंपियन है, भारत की पहली ओलंपियन है जिन्होंने 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 एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता है। ठीक है, भारत में पदक के लाले हैं अभी। ठीक है, तो मनु भाकर भारत की पहली ओलंपियन ऐसी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीता है। ठीक है, 2 पदक जीतने वाली एथलीट है। ठीक है, तो याद रखिएगा मनु भाकर को BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा 34वां प्रश्न है, रिलायंस एकमात्र इंडियन ब्रांड है जिसे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 के ग्लोबल लिस्ट में कौन सी रैंकिंग मिली है? अब देखिए रिलायंस एकमात्र ब्रांड है जिसे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में शामिल किया गया है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें इसकी रैंक कितनी है? तो इसकी रैंक है दूसरी। ठीक है, तो रिलायंस एकमात्र इंडियन ब्रांड है जिसे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 के ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया गया है, और इसकी रैंक इसमें है दूसरी रैंक है। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या था, पिछले वर्ष इसकी जो रैंक थी वो थी 13वीं। ठीक है, अब 13वीं रैंक से यह गिर करके मतलब ऊपर छलांग लगा करके अब आ गई है 11वीं रैंक पे। 11 अंक की छलांग लगाई इसने, कितने? 11 अंक की, 11 स्थान की छलांग इसने लगाई। ठीक है ना, पिछले वर्ष कितनी थी? पिछले वर्ष इसकी रैंक थी 13वीं, और 11 स्थान की छलांग लगा के यह आ गई है दूसरे नंबर पे, और यह भारत की एकमात्र कंपनी है जिसे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 के ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है ना, अब देखिए दूसरे नंबर पे ये है, तो पहले स्थान पे कौन है? पहला स्थान किसका है यह भी आपको जानना चाहिए। तो पहला स्थान है सैमसंग का। ठीक है,
सैमसंग का स्थान है पहला। और ये कहाँ की कंपनी है सैमसंग? सैमसंग है दक्षिण कोरिया की कंपनी। ठीक है, तो इसे पहला स्थान मिला है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 के ग्लोबल लिस्ट में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा 35वां प्रश्न है, वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दवाओं, ये दाव नहीं है, ये है दवाओं, दवाओं का दवाओं, ये दवाओं है। ठीक है, याद रखिएगा, दवाओं, वैज्ञानिक रूप से घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दवाओं का संग्रह और निपटान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन जाएगा? तो देखिए, जो अनुपयोगी दवाएं हैं उन्हें इकट्ठा करके और उनका उचित निपटान करना, ठीक है, यह भारत के पहला राज्य कौन है जिसने इसकी व्यवस्था की है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए कौन सा राज्य है जिसने इसकी व्यवस्था की है? तो वह राज्य है केरल। ठीक है, केरल राज्य ने राज्य में जो घरेलू स्तर पर दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं या जिनका यूज नहीं रहता है, ऐसी दवाओं को वह संग्रह करेगा और उनका उचित निपटान करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, केरल राज्य ने ऐसी व्यवस्था की है। ठीक है, चलिए आज के 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 36वां प्रश्न है, ट्रांसलेटर या अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा किस राज्य की बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ट्रांसलेटर या अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा किस राज्य की बनी है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए किस राज्य के विधानसभा में ट्रांसलेटर की नियुक्ति हुई है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो आपने सुना होगा कि बहुत से जो नेता थे उन्होंने अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में जो है वहां भाषण दिया था। ठीक है ना, तो क्षेत्रीय लैंग्वेज में भाषण दिया था। इससे जिन लोगों को या जिन एमएलए को उस क्षेत्रीय लैंग्वेज की जानकारी नहीं है, तो उनके लिए, उनके जो अपने पसंदीदा या जिसमें वो सक्षम है सुनने जानने के लिए, उस लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर की नियुक्ति की गई है। ठीक है ना, अब देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वह है सतीश महाना जी। कौन है? सतीश महाना जी उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं और इन्होंने ही बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी विधानसभा में बहुभाषी संवाद की सुविधा हो गई। अब देखिए, या तो ट्रांसलेटर करिए या तो आपसे यह प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि देश की पहली विधानसभा कौन सी है जहां बहुभाषी संवाद की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, तो देश की पहली विधानसभा कौन सी है जहां बहुभाषी संवाद की सुविधा प्रदान की गई है? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो वह विधानसभा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ जो ट्रांसलेटर नियुक्त किए गए हैं या जो दुभाषीय नियुक्त किए गए हैं वह किन किन लैंग्वेज के हैं? तो वह अंग्रेजी के लिए हैं, अवधी के लिए हैं, ब्रज के लिए हैं, ठीक है, और बुंदेलखंडी के लिए हैं तथा जो है भोजपुरी के लिए है। ठीक है, तो इन क्षेत्रीय भाषाओं में जो भी विधायक सांसद बोलना या सुनना चाहता है उनके लिए, जैसे मान लीजिए किसी ने भोजपुरी में किसी विधायक ने बोला और भोजपुरी ने जब विधायक ने बोला और दूसरे विधायक को उसकी बात समझ में नहीं आई, तो उसके लिए जो है दुभाषिया नियुक्त है, वह ट्रांसलेट करके उसे उसकी पसंदीदा लैंग्वेज में बता देगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है देश की पहली विधानसभा है जहां बहुभाषी संवाद की सुविधा प्रदान की गई है या जहां पे ट्रांसलेटर की नियुक्ति हुई है, वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब 37वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है रेखा गुप्ता, ऑप्शन बी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी है आतिशी मारलेना और ऑप्शन डी है शीला दीक्षित। तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई है? तो आपको पता है हाल ही में रेखा गुप्ता जी ने शपथ लिया है चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की। ठीक है ना, तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? यह थी सुषमा स्वराज, यह थी पहली महिला मुख्यमंत्री और इनका जो कार्यकाल था वह 52 दिन का था। ठीक है, 52 दिन का था। और दूसरी जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वह बनी थी, ये देखिए सुषमा स्वराज जी बनी थी 1998 में। ठीक है, इनका कार्यकाल मात्र 52 दिन का था। और दूसरी जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वह बनी थी शीला दीक्षित जी। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है और वर्ष देखिए
शीला दीक्षित जी वर्ष 1998 से लेकर के 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रही, ठीक है। और यह दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। अब तीसरी मुख्यमंत्री जो थी अभी हाल ही में तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी आतिशी मार्लेना, आपको पता है आम आदमी पार्टी की थी। और इन्होंने कुल 141 दिनों तक 141 दिन इन्होंने जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक है ना। अब देखिए चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 38वां प्रश्न है, किसने मुंबई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना MCCY, ठीक है, इसकी MCGY, ठीक है, इसकी शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन सी है शिवराज सिंह चौहान ने, और ऑप्शन डी है योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है। तो किसने मुंबई में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है, तो देखिए यह शुरुआत किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है ना। अब देखिए इस योजना की घोषणा इन्होंने बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की थी। कब की थी? बजट 2024-25 में घोषणा की थी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इस योजना म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत घोषणा कब की गई थी? तो यह बजट 2024-25 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? MSME जैसा प्रश्न में लिखा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो है 100 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी देना। कितनी? 100 करोड़ रुपए तक की 100 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी देना, ठीक है, क्रेडिट गारंटी देना, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बजट 2024-25 में निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा की थी। और इस योजना यानी म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? वह MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को 100 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी देना, यह जो है यह इस योजना का उद्देश्य है। इसे जो है MCGS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कभी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि MCGS का संबंध या म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का जो संबंध है वो किससे है? तो वह है MSME के हेल्प से है। MSME की सहायता मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और जानने के लिए आप हमारा 22 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है उसको देख सकते हैं। उसमें इस प्रश्न को हमने बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है ना। अब चलिए आज के 39वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 39वां प्रश्न है, 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कौन सा देश पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा देश पहली बार, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है इटली। तो आप जल्दी से हमें बताइए कि कौन सा देश ऐसा है जो पहली बार पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो वह है भारत, अपना प्यारा भारत। भारत देश जो है पहली बार जो है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। और यह कब होगा? देखिए इसका लोगो और शुभंकर आ गया है। लोगो और शुभंकर का अनावरण हुआ है 16 जनवरी 2025 को। यह लोगो व शुभंकर जो है 16 जनवरी 2025 को इसका अनावरण हो गया, ठीक है। लोगो व शुभंकर का अनावरण कब हो गया है? तो 16 जनवरी 2025 को हो गया है, ठीक है। अब यह भारत में कहाँ होगा? यह चेन्नई तमिलनाडु में होगा, ठीक है। चेन्नई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। तो चेन्नई तमिलनाडु में यह होगा। पहली बार भारत में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है और यह होगा चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे साप्ताहिक करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन प्रश्नों को बताने का उद्देश्य यह था कि अगर सप्ताह भर में आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है या आपके पास समय नहीं रहा है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, उनको हमने आपको एक सरसरी निगाह से दोहरवा दिया है, ठीक है। जबकि इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है वो हमने डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में दिया है। अगर इन प्रश्नों के बारे में आपको और जानना है तो आप हमारी डेट वाइज डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको अगर इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।